हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सीडीएस 2024 का जो आपका पहला वाला सीडीएस हुआ था उसमें जो भी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 5 साल के 10 जो आपके यहाँ पे सीडीएस के पेपर थे उसके वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे भी डाल दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। और सीएपीएफ के भी आपको पीवाईक्यू जरूर करने, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे डाल दूंगा, वहां पे जाके जरूर देख लेना। क्योंकि दोनों एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है और सिलेबस भी आपका यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, जीके पोर्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो एंड मोमेंट पे अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप पीडीएफ के थ्रू रिवाइज वगैरह या फिर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। थर्ड चीज आपका यहाँ है कि यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और कुछ भी आपको यहाँ पे कमेंट, आप अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट जरूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। नाउ गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले दो चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो पहला तो हमारे पास है यहाँ पे कि हमने ऑलरेडी सीडीएस के पीवाईक्यूज यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा रखे पिछले 5 साल के, 2019 से लेके 2023 तक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट करा रखे। और ये आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। और अभी यहाँ पे मैं जिस पेपर के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ तो इन सब के वीडियोस भी आपको इसी आपके एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना। यहाँ पे जाके आप कोई भी पेपर के आप सोल्यूशंस देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे सीएपीएफ के भी क्वेश्चन जरूर लगा के जाने, इसके भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं। यहाँ पे हमने पिछले 10 साल के किए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सीडीएस आपका यहाँ पे एक साल में 2 बार होता है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम 5 साल करेंगे तो हमें हमारे पास यहाँ पे 10 साल के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, मतलब 10 बार के हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे। वैसे ही सीडीएस के अलावा अगर हम यहाँ पे सीएपीएफ की बात करते हैं तो सीएपीएफ आपका एक साल में एक बार होता है, इसलिए अब हमने यहाँ पे पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको भी यहाँ पे लगा के जरूर जाने। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यूपीएससी आपके दोनों एग्जाम को यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, सिलेबस भी आपका सेम ही है, तो आपको सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है, कोई भी वीडियो यहाँ पे मैं डालूंगा अभी सीडीएस से रिलेटेड तो सारी वीडियोस आपको इसी एक ही प्लेलिस्ट पे देखने को मिलेगी, तो आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला का कौन सी यहाँ पे कंट्री जो आपको ऑप्शन में दे रखी है पार्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ पे याद हो, ये आपका है 2024 का जो पहला सीडीएस है, इस पर्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चन। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ 2024 में भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है अरेबियन पेनिनसुला से। ठीक है, तो आपने अगर ये क्वेश्चन लगाया होता तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको यहाँ पे नॉलेज होता और आप यहाँ पे इजिली उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कि इसमें आपका आता है सऊदी अरेबिया, कुवैत आ जाता है, फिर आपका बहरीन, कतर, फिर आपका यूएई है, ओमान है और यमन है। इसमें जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन आपका सऊदी अरेबिया से इस तरफ में आता है, ऊपर की तरफ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ओमान आपको दिख रहा है, यमन भी दिख रहा है और कुवैत भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जॉर्डन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, जॉर्डन। ठीक है, तो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला भी आपको यहाँ पे जरूर देख लेना है। मैप्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मैप्स आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे आपके यहाँ पे स्टेट्स है कुछ, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ बल्ब अल मंडेब हो गया, तो ये सब स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, ये सब आपके अभी फेमस चल रहे हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैप्स के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको मैप दे के नहीं पूछा है, पर आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैप बेस्ड है। तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज और आर करेक्ट। तो पहली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है कि इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका एंटार्क्टिका है वो आपका मैसिवली कवर्ड है यहाँ पे आइस की शीट से, या फिर आप बोलो आइस से, यहाँ पे वो मैसिवली कवर्ड है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एलिवेशन भी इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का बाकी सारे कॉन्टिनेंट से आपको यहाँ पे ऊपर दिखता है। ठीक है, दूसरा आपको जैसे स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे कि माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। और ये है आपका यहाँ पे माउंट विंसन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है, तो माउंट विंसन आपकी यहाँ पे एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक है, जो कि आपकी 6,600 फीट के आसपास का आपका यहाँ पे ये माउंटेन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा आपका यहाँ पे हाल फिलहाल में एक और माउंटेन जो बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी एंटार्क्टिका का, वो है आपका यहाँ पे माउंट एरेबस। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे गोल्ड निकाल रहे हैं एक तरीके से, हर दिन आप बोल सकते हो यहाँ पे 5 लाख के आसपास का यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे वो निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लाख इन द सेंस कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू के हिसाब से बात करें, ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है एंटार्क्टिका का, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके यहाँ पे गोल्ड को बेसिकली यहाँ पे निकाल रहा है। अब यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ 1 and 2। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इन चारों ऑप्शन में से 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, ये आपसे बस पूछा जा रहा है, भले बॉर्डर पे रहा हो पर फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो जैसे बी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे अचक नकमर अमरकंटक, तो यहाँ पे ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये बेसिकली आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ एंड एमपी के अंदर आता है, और ये सबसे लीस्ट डिस्टर्ब्ड एरिया में से एक है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, सबसे कम लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसे बोल लो कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे सबसे कम आपको देखने को मिलती है, वन ऑफ द ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, वन ऑफ द लीस्ट आपका डिस्टर्ब्ड एरिया है यहाँ पे ये इंडिया का। फिर नेक्स्ट आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे शेषाचलम, तो ये जो है ये आपका देखने को मिलता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है अगस्त मलई, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे केरला में। अब यहाँ पे एक ही आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में बेसिकली आपको देखने को मिलता है, और वो है आपका यहाँ पे नीलगिरी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अब ये कौन कौन सी स्टेट्स पे देखने को मिलता है, तो एक हो गया आपका यहाँ पे केरला, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे तमिलनाडु, और तीसरा आपका हो गया यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट्स में ही यहाँ पे बॉर्डर एरिया, क्योंकि तीनों स्टेट्स आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, तो तीनों स्टेट्स के आसपास आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसके लिए मैंने एक छोटा सा मैप भी लगा रखा है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया बेसिकली यहाँ पे यूपीएससी कलरफुल डॉट नोट्स डॉट कॉम की यहाँ पे साइट पे जाके ये आपको मैप देखने को मिल जाएगा, जरूर जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है आपका केरला, इधर है आपका यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, केरला तमिलनाडु, फिर है कर्नाटका। तो तीनों बेसिकली आपके यहाँ पे इस तरफ से आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो तीनों के ही यहाँ पे ये जो एरिया है ये है बेसिकली आपका यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी बहुत सारी आपकी चीजें आती हैं, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, बांदीपुर नेशनल पार्क है, फिर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व है। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इनकी वेबसाइट पे जाके आप नोट्स वगैरह आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, पर एज एन अगर आपको यहाँ पे मैप्स देखने हैं, ठीक है, मैप्स की अगर आपको नॉलेज नहीं है, मैप्स के थ्रू आप समझना चाह रहे हो, तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन नीलगिरी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, कौन सा यहाँ पे गलत तरीके से मैच्ड है। तो यहाँ पे आपको पेयर दे रखे हैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे उनकी स्टेट के। तो ये देखो यहाँ पे केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, करेक्ट है। नाहर वाली आपको यहाँ पे हरियाणा में देखने को मिलती है, चक्रशिला आपको यहाँ पे असम में देखने को मिलती है, तो तीनों आपके यहाँ पे करेक्ट है। गलत आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, तो वही गलत हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हमसे पूछा है, ठीक है। नॉट मतलब हो गया कि रॉन्ग जो है यहाँ पे वही हमारा आंसर होने वाला है। तो अब यहाँ पे जो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको देखने को मिलती है J&K में, ठीक है, ना कि उत्तराखंड में। तो क्योंकि ये उत्तराखंड में नहीं मिलती है और ये आपको मैच कर रखा था, तो आपसे यही पूछा कि कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी J&K में देखने को मिलती है, ना कि उत्तराखंड में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ग्लोबल डिमिंग, ठीक है। तो ग्लोबल डिमिंग आपको यहाँ पे दे रखा है, और आपको यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट डेफिनेशन पूछिए, जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो यहाँ पे डिमिंग मतलब क्या होता है, डिमिंग मतलब होता है यहाँ पे डिक्रीज होना, ठीक है, किसी भी चीज का यहाँ पे कम होना। अब यहाँ पे जब कम होना है तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 ऑप्शन तो आपको यहाँ पे राइस के दे रखे हैं, ठीक है, रेज राइस जो बोल लो। तो यहाँ पे इन दोनों को तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी पता है तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल डिमिंग जो आपकी टर्म है ना वो बेसिकली आपके टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। या फिर आप इसको इजी टर्म में समझ लो तो यहाँ पे ये सनलाइट से रिलेटेड आपकी एक टर्म है। तो यहाँ पे फॉल ऑफ टेम्परेचर आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए था, वो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। और ये पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको यहाँ पे दे रखा है। तो देखो बेसिकली आपका यहाँ पे जो ग्लोबल डिमिंग होती है, तो ग्लोबल डिमिंग आपका एक तरीके का फ्रोमिना होता है, जहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो अमाउंट ऑफ सनलाइट जो अर्थ को मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल रही है, उल्टा वहां पे डिक्रीज हो जा रही है। अब डिक्रीज कैसे हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है आपके एयर पोल्यूशन की वजह से, कि आपके यहाँ पे जो पार्टिकल्स बेसिकली आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे आपके एयर मतलब हमें तो ऐसे दिखते नहीं है, पर जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो सनलाइट है वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही है,
तो उसमें जब डिक्रीज आता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये आपका सनलाइट से रिलेटेड है और ये आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। सनलाइट, टेम्परेचर, ये दो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और डिमिंग मतलब हो गया डिक्रीज होना, ठीक है। और इसी सेम तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2013 में भी, आपको यहाँ पे अराउंड 2013 में ही था शायद जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज तो करके ही जाने। और एक सिर्फ सीडीएस पे यहाँ पे मतलब सिर्फ सीडीएस पे फोकस मत करना, सीडीएस के अलावा जैसे एनडीए हो गया, आपका सीएपीएफ हो गया, तो इन सब के भी पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब पीवाईक्यूज भी जरूर कर लेने हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन दी लक्षद्वीप। अब देखो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे न्यूज में था, आपको पता है मालदीव्स और लक्षद्वीप का यहाँ पे जो सिनेरियो था उसकी वजह से, तो इसलिए आपसे यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की जगह वो थोड़ा आपसे एग्रीकल्चर की तरफ यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पे याद रखना कि लक्षद्वीप, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, ठीक है, चाहे उसमें हम स्टेट जोड़ ले, यूटी जोड़ ले, हर एक चीज की अगर हम यहाँ पे मिला के बात करते हैं, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, कोकोनट प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है पर हेक्टर में, ठीक है। अब हेक्टर बेसिकली हो गया आपका यहाँ पे लैंड को मेजर करने का एक फैक्टर, आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक हेक्टर में, ठीक है, एक हेक्टर में इजी टर्म्स में समझने के लिए यहाँ पे अराउंड 2.5 एकड़ आता है, ठीक है। 2.47 समथिंग ऐसा कुछ आता है, तो इसको राउंड ऑफ 2.5 आप मान सकते हो। तो यहाँ पे 2.47 समथिंग आपका एकड़ आता है एक हेक्टर में, और पर हेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पर हेक्टर के हिसाब से बात हो रही है, तो उस केस में लक्षद्वीप एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे स्टेट पूछता पर हेक्टर में, तो फिर आंध्र प्रदेश आ जाता आंसर में। अगर फिर ये आपसे मान लो ऐसा पूछता कि हाईएस्ट कोकोनट प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो फिर उस केस में आपका कर्नाटका आंसर आ जाता, ठीक है। पर यहाँ पे पूछ रहा है यूटी और स्टेट सबको मिला के, क्योंकि इसने बोल दिया इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बोला कि यूटी मतलब इंडिया इन यूटी, इन एनी ऑफ द यूटी, ऐसा करके कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं बोला, इन्होंने कंप्लीट इंडिया को लिया है। तो उस केस में आपका लक्षद्वीप एकदम करेक्ट है, ठीक है। फिर दूसरा देखो आपसे बोल रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में कि ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपका यहाँ पे जैसे जो ग्राउंड नट्स वगैरह होते हैं, उसमें 46 to 51% के अराउंड आपका यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट रहता है, ये हमको यहाँ पे पता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कंटेंट आपको ऑयल का नट्स में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ 1 and 2। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेरियर आइलैंड्स इज और आर करेक्ट। अब देखो आपको अगर पता हो तो यहाँ पे बेरियर रीफ जो है बेसिकली आपका, वो बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए आपसे यहाँ पे बेरियर रीफ पूछने की जगह उन्होंने बेसिकली यहाँ पे बेरियर आइलैंड्स पूछ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना, जो आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहाँ पे आपको फंसाने के लिए भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन रहेगी, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका बेरियर आइलैंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखा दूं, तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे डायग्राम है, जहाँ पे ये आपका है सी, और ये है आपका यहाँ पे बेरियर रीफ, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका है बेरियर रीफ। और तो यहाँ पे जो बेरियर रीफ है या फिर आप बोलो बेरियर आइलैंड है, तो बेसिकली वो आपका यहाँ पे कोरल रीफ से बना होता है ना। तो पर आपको यहाँ पे बेरियर आइलैंड दे रखा है, तो बेरियर आइलैंड तो आपका यहाँ पे लैंड से बन सकता है, आपका सैंड से बन सकता है, किसी से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेरियर रीफ नहीं दे रखा है। अगर रीफ दिया होता तो फिर आपका आंसर होता है यहाँ पे कोरियर रीफ, ठीक है, कोरियर रीफ से आपका बनता है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक लैंड दिख रही होगी जो बेसिकली आपका यहाँ पे मेन लैंड है, और ये हो गया आपका यहाँ पे बेरियर रीफ, ठीक है, जो आपका आइलैंड हो जाएगा। और ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मेन लैंड और बेरियर रीफ या फिर बेरियर आइलैंड बोल लो, इन दोनों के बीच में आपको एक लगून दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वापस चलते हैं, तो आपको जैसे सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है कि लगून्स और शेल ओवर मार्शेस सेपरेट द बैरियर रीफ और बैरियर आइलैंड्स फ्रॉम द मेनलैंड। तो आपको यहाँ पे क्लियरली इस डायग्राम में दिख रहा है कि लगून आपका यहाँ पे बीच में आता है, फिर बैरियर रीफ आता है, और उसके साइड में आपका यहाँ पे मेनलैंड आता है, मतलब दोनों के बीच में आपको लगून देखने को मिलता है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे एकदम करेक्ट है, जो हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। फिर देखो थर्ड स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रही है कि सच लोकेशंस आर हैजार्डियस फॉर सेटलमेंट्स बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स। अब देखो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस की बात है, क्यों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको एलिवेशन चाहिए एटलीस्ट, अगर आपको कहीं पे भी सेटलमेंट करनी है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का एलिवेशन चाहिए, ताकि अगर आप वहां पे सेटलमेंट करो, तो अगर यहाँ पे फ्यूचर में कभी भी कोई सुनामी आ जाए या फिर कुछ भी होता है, तो वहां तक पानी ना पहुंच पाए, मतलब यहाँ पे कंप्लीट
ऐसे समझ लो कि वहाँ पे बाढ़ ना आए, या फिर बाढ़ भी अगर आए तो ऐसे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे आपके यहाँ पे जैसे जो आपके ओशियान कंट्रीज हैं, ठीक है, ओशियाना के साइड में जो कंट्रीज है वगैरह आपके यहाँ पे जैसे तुवालू वगैरह हो गए, तो वो बहुत ज्यादा उनका एलिवेशन अब नीचे हो चुका है, ठीक है, डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्दी वो जो आपकी कंट्री है वो यहाँ पे डूबने वाली है, ठीक है, क्योंकि उनका एलिवेशन अगर आप देखोगे ना, उनकी सेटलमेंट अगर आप देखोगे तो उनका एलिवेशन बहुत ज्यादा कम है। अगर हम सी लेवल के हिसाब से बात करें तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एलिवेशन भी चाहिए होता है हमेशा सेटलमेंट के लिए, जो आपको यहाँ पे आपको बैरियर आइलैंड्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया हो। अब देखो फर्स्ट पॉइंट आपसे देखो क्या बोल रहा है कि दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स। अब देखो यहाँ पे जो फंसाने के लिए आपको की टर्म दे रखा है या फिर कीवर्ड दे रखा है वो है आपका यहाँ पे सैंड आइलैंड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको यहाँ पे बैरर रीफ नहीं पूछा है, आपको यहाँ पे बैरर आइलैंड्स पूछ रखा है। तो आइलैंड्स तो आपके सैंड से भी बन सकते हैं, नॉर्मल लैंड से भी बन सकते हैं, और कोरल रीफ अगर होता, अगर आपका बैरर रीफ से ही होता, ठीक है, अगर बैरर रीफ कीवर्ड ही दे दिया होता तो फिर 110% आपका कोरल रीफ होना था, ठीक है। पर यहाँ पे बेसिकली दो कीवर्ड्स या फिर बोलो दो आपके आंसर कीज में अगर आप देखोगे इधर उधर भी सर्च करोगे तो दो ऑप्शन में ना ज्यादातर यहाँ पे कंफ्यूजन है। कौन से दो ऑप्शन है, वो है आपका यहाँ पे जैसे थर्ड ऑप्शन, और एक है आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जितना समझ पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे डी ऑप्शन। 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हमें यहाँ पे यूपीएससी की आंसर की का वेट करना पड़ेगा कि उनके अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूपीएससी के जनरली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स सेपरेट होते हैं, मतलब अलग आते हैं, ठीक है। हमेशा हम हर एक जो आपको यहाँ पे आंसर की देखने को मिल रही है वो 100% करेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो जो मुझे यहाँ पे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो यहाँ पे आपको आइलैंड्स की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे रीफ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे समझना, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये दूर रहते हैं मेन कोस्ट से, अगर हम बात करें उससे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ रखा है क्लाउड से रिलेटेड। अब देखो क्लाउड्स वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा यहाँ पे क्लाउड वाला टॉपिक तो अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करके ही जाना है। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें यहाँ पे तीन जो स्टेटमेंट दे रखी है बेसिकली यहाँ पे तीन आपकी अलग अलग तरीके की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, उसके हेल्प से हमें पहचानना है यहाँ पे कि टाइप क्या है, यहाँ पे कौन सा क्लाउड है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है हाई थिन पफी व्हाइट क्लाउड ऑफ आइस क्रिस्टल्स दैट लुक लाइक रिपल्स, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट एंड 40,000 फीट अबव द अर्थ सर्फेस। अब देखो ये जो आपका यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये बहुत बड़ा यहाँ पे हिंट है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो अगर हम यहाँ पे एल्टीट्यूड के हिसाब से बात करते हैं तो एल्टीट्यूड के हिसाब से आप तीन लेवल पे बेसिकली अपने यहाँ पे क्लाउड्स को सेपरेट करते हो, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पे लो लेवल, एक हो गया आपका यहाँ पे मिडल, ठीक है, फिर एक हो गया आपका यहाँ पे हाई। अब जितने भी आपके ना मिडल वाले क्लाउड्स होते हैं ना उन सब में ना आपको नाम में देखने को मिलेगा ऑल्टो, ठीक है। ऑल्टो मतलब है बेसिकली यहाँ पे मिडल। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको ऑल्टो देखने को मिल रहा है ना क्लाउड के नाम में, वो सब बेसिकली आपके मिडल वाली जो एरिया है या फिर रेंज है उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इनको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ए ऑप्शन को और यहाँ पे सी ऑप्शन को, ठीक है। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया कि यहाँ पे ऑल्टो बेसिकली यहाँ पे मिडल रेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। मिडल के लिए आप यहाँ पे ऑल्टो यूज करते हो, तो जिस भी क्लाउड के नाम में ऑल्टो आपको देखने को मिल जाए वो आपके मिडल वाली जो रेंज है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इजी समझाने के लिए यहाँ पे आप डायग्राम देख लो तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ये है आपका यहाँ पे मिडल क्लाउड्स के लिए रेंज, ठीक है। ये पूरी रेंज मिडल क्लाउड्स की है। तो यहाँ पे आप देखो क्लियरली ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस। तो आपको यहाँ पे ऑल्टो जहाँ पे भी दिख जाए इजिली आप समझ जाना वो मिडल क्लाउड्स की बात हो रही है, ठीक है। अब अच्छा उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखो आगे, तो यहाँ से हमें दो हमने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड दे रखा है कि वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड अ mackerel sky because the cloud resemble large fish scales especially when they are colored pink at sunset। अब ये जो आपको दे रखा है ना मैकरल स्काई, ये बेसिकली एक तरीके का आप बोल सकते हो यहाँ पे टर्म होती है क्लाउड के अरेंजमेंट की, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपके जैसे आपको पता है यहाँ पे जो आपकी फिशेज होती है, फिशेज में ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे स्केल्स रहते हैं, ठीक है, फिशेज के भी अंदर। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप ऊपर देख पाओगे साइरस क्यूमुलस में, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे मार्कलन स्काई बेसिकली यहाँ पे फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये बेसिकली इसी तरीके का आपको यहाँ पे फिशेस में भी स्केल्स देखने को मिलती है, तो इसी पैटर्न को बेसिकली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मर्किनल स्काई, ठीक है।
अब ना यहाँ पे आपको कंफ्यूजन 2 चीज़ में यहाँ पे हो सकती है। वैसे तो मैंने आपको डायग्राम बता दिया तो आपको आंसर पता चल गया। पर यहाँ पे अगर मान लो आपको ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता होती और आपको यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पता होती, तो थर्ड स्टेटमेंट जो आपका है ना मर्कनल स्काई, ये बेसिकली आपका ऑल्टो क्यूमुलस और साइरो क्यूमुलस दोनों क्लाउड्स करते हैं। पर अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिए हुए हो तो आप हमेशा साइरोस क्यूमुलस के साथ जाओगे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर है। तो वो आपका है यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये पैटर्न दोनों ही फॉलो करते हैं। पर अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे तो आप यहाँ पे साइरो क्यूमुलस के साथ जाओगे। और यहाँ पे ऑल्टो तो आप यहाँ पे समझ गए हो मिडिल क्लाउड्स के लिए होता है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ये क्या आपका होता है यहाँ पे हाई थिन पफी। पफी मतलब ऐसा मान लो इस तरीके से, ठीक है, पफी इस तरीके से आप समझ सकते हो इजी टर्म्स में। और बाकी आप यहाँ पे ये पैटर्न्स वगैरह देख लेना और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स देख लेना, ठीक है। अब जैसे आपका यहाँ पे साइरोस्ट्रेटस है, ये आपका है हेलो अराउंड सन, ठीक है। आप आपको ये स्टेटमेंट देके या ये टर्म देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा क्लाउड ये पर्टिकुलर आपका पैटर्न या फिर ये पर्टिकुलर आपकी चीज करता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। फिर आपको यहाँ पे निम्बो स्टेटस के बारे में याद रखना है, ठीक है। रेनिंग क्लाउड वगैरह जो आपके होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्लफी टाइप आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर फेदर, ऐसे कुछ फेदर आपके होते हैं जो आपके स्ट्रेट लाइन टाइप ऐसा आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ना क्लाउड्स को हमने यहाँ पे सेपरेट कर रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे एल्टीट्यूड के हिसाब से हमने बात कर ली, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स को भी देखना है, स्टेटस क्या होता है, क्यूमुलस क्या होते हैं, फिर आपके यहाँ पे साइरस क्या होते हैं। तो इन सब के ऊपर भी आपको यहाँ पे जरूर देख के जाना है, ठीक है। तो ये क्लाउड वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे जरूर ये चीज समझनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, साइरो क्यूमुलस। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ रखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। अब ये भी आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टाइप है यहाँ पे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न के टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। वही वापस से आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख के आपको यहाँ पे टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली आपका यहाँ पे रिवर्स से रिलेटेड है। जो आपका टॉपिक है यहाँ पे रिवर्स ले लो, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे वेटलैंड, रिवर, लेक, एक ही टॉपिक में हम यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ते हैं, पर हम लोग यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न रिवर्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है पहला वाला स्टेटमेंट कि इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये पढ़ा पर आपको एज सच अभी भी कोई हिंट नहीं मिला है, ठीक है, अभी तक। तो आपने पहली स्टेटमेंट अभी पढ़ ली। दूसरी स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा कि इट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्कोप स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एज सच कोई हिंट नहीं मिला है ज्यादा यहाँ पे कि आपको एकदम से पता चल पाए यहाँ पे कि यही हो रहा, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे थर्ड पैट जो आपको थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, डायरेक्ट अगर आप थर्ड पढ़ते तो आपको सीधे सीधा आपको हिंट मिल जाता। अ मैप और एरियल फोटोग्राफ shows a pattern like the veins on a leaf, smaller streams join the main stream at an acute angle। अब देखो ये जो आपका पैटर्न है ना बेसिकली, ये आपको ये वाला जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है ये एक तरीके का यहाँ पे हिंट है। तो जो बेसिकली आपका आंसर है वो है आपका यहाँ पे डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। ए आपका यहाँ पे आंसर। अब डेंड्रिटिक पैटर्न बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे आपके यहाँ पे ट्रीज के जो ब्रांचेस निकलती है ना, जैसे मान लो ये आपका ट्री है, इस तरीके से ऐसे आपके यहाँ पे ब्रांचेस निकल गई, ठीक है। या तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, या फिर मान लो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है जैसे आपका यहाँ पे लीफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जा रहा है यहाँ से ऐसे निकाल दिया यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से ना यहाँ पे आप देखोगे अगर आप ऊपर से फोटो खींचते हो यहाँ पे कोई भी ऐसी रिवर है जो डेंटेटिक पैटर्न बना के जा रही है, यहाँ पे जो आपका ड्रेनेज पैटर्न है ये बना के जा रही है, तो आपको यहाँ पे जैसे ट्री में ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है उसी सेम सिनेरियो में आपको यहाँ पे डेंटेटिक पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे रखा है। अब यहाँ पे ये बाकी स्टेटमेंट से कैसे अलग है वो आपको यहाँ पे समझना है। जैसे यहाँ पे आपको दूसरा दे रखा है रेडियल। अब रेडियल मतलब होगा कि यहाँ पे मान लो आपकी एक रिवर है जो फॉर्म हुई और फिर यहाँ से वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो होने लग गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे वो रिवर बनी वहां से हर एक डायरेक्शन की तरफ वो यहाँ पे फ्लो होने लग गई, ये आपका होता है यहाँ पे रेडियल पैटर्न, ठीक है। सेंट्रिपिटल इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, वो क्या होता है कि हर एक एरिया से, ठीक है, हर एक एरिया से यहाँ पे आपकी जो भी दूसरी रिवर्स है जो भी आपका है वो आपकी आती है और वो एक लेक में आके मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है आपकी एक वाटर बॉडी, वो आपकी लेक भी हो सकती है, कोई आपकी रिवर भी हो सकती है, जो बोल लो, पर वो आपकी यहाँ पे आके मिल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, वहां से वो दूसरी तरफ जा रही थी हर एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे हो रहा है कि वो हर एक डायरेक्शन ये इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पानी जमा हो रहा है। तो ये चीज आपको समझनी है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे ट्रेलिस। अब ट्रेलिस मतलब हो गया यहाँ पे कि जो भी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आपके यहाँ पे ये एक मेन रिवर थी, ये आपकी हो गई एक ट्रिब्यूटरी,
ठीक है, ये वाली इस पर्टिकुलर रिवर की। अब इस रिवर के लिए ये आपकी हो गई एक ट्रिब्यूटरी, फिर ये हो गई आपकी एक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूटरी मतलब हो गया कि वो दूसरे रिवर में जाके मिल रही है, तो वो आपकी ट्रिब्यूटरी है। फिर ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, ये आपकी मिलती है एक्यूट एंगल पे। ठीक है, एक्यूट एंगल पे आपकी मिलती है, पर यहाँ पे जो ट्रेलीज आपको दे रखा है, ये बेसिकली आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ये 90 डिग्री एंगल बनाती है हमेशा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो कोई भी ट्रिब्यूटरी हो, जब भी यहाँ पे आपकी मेन रिवर से ये आपकी मिलेगी, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, कहीं से भी आप मैच करा लो, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे ट्रेलिस भी नहीं होने वाला था, आपको एक्यूट क्योंकि दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे लास्ट के तीनों ऑप्शन आपके गलत है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया क्यों गलत है। और यहाँ पे ये जो आपको दो दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, ये आपके डायरेक्ट फैक्ट हैं। ठीक है, अब आपको मैंने शुरू में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन से आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेंड्रिटिक के बारे में, वो यही पढ़ते हैं कि इसका जो यहाँ पे पैटर्न है, वो ट्री के ब्रांचेस की तरह लगता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट बोल लो ट्री की तरह लगता है, ट्री में यहाँ पे जो ब्रांचेस निकलते हैं उसकी तरह लगता है, या फिर आपके जो लीफ में जो आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है वीन्स होते हैं, उनकी तरह लगता है। ठीक है, और इसके लिए आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख लेना, यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट बुक से लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हो इसको भी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल पे आपकी जाके मिल रही है, पर ट्रेलिस में अगर आप यहाँ पे देखो, तो हर एक रिवर जो आपकी ट्रिब्यूटरी है ना मेन रिवर से, 90 डिग्री एंगल पे आके मिल रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने, ये आपका हो गया रेडियल। ठीक है, इस तरीके से आपके अलग अलग पैटर्न है, जैसे पैरेलल है, आपको यहाँ पे पता है अगर इंडस वैली आपका यहाँ पे जो है, वहां पे आपकी मैक्सिमम जो आपकी यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है, वो पैरेलली फ्लो होती है, फिर आगे जाके वो अपने मेन रिवर से मिल जाती है। सबसे बड़ी जो आपकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की, वो है चेनाब। ठीक है, तो चेनाब में आके पहले सारी रिवर्स मिलती है, फिर चेनाब जाके बाद में आपकी इंडस रिवर से मिल जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैरेलली कैसे आपका यहाँ पे पैटर्न बनता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको बाकी पैटर्न दे रखे हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन, डेंड्रिटिक पैटर्न। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज पर द कोइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपको मैंने पहले भी आपको यहाँ पे PYQs में करा रखी थी। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैप मैंने यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइट्स वगैरह आपको यहाँ पे दे रखी है, वहां जाके आप जरूर देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपको ना जो आपको बाकी सारी चीजें दे रखी है, पहले अगर हम अच्छा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है स्टेपी क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट और मेसोथर्मल क्लाइमेट। अब देखो, मेसोथर्मल क्लाइमेट मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पे टेम्परेट की बात हो रही है, और ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, फिर आपको दे रखा है यहाँ पे टुंड्रा क्लाइमेट। अब टुंड्रा क्लाइमेट तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ET से, क्योंकि इंडिया में भी आपको ET देखने को मिलता है, तो टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलता है यहाँ पे उत्तराखंड के अराउंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका ये है टुंड्रा क्लाइमेट। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चले, तो आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है स्टेपी क्लाइमेट। अब जो स्टेपी क्लाइमेट होता है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे सेमी एरिड या फिर ड्राई एरिया, या फिर आप रीजन आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये होता है। ठीक है, सेमी एरिड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट आपका डेजर्ट नहीं है, पर सेमी एरिड है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे BS से। अब BS के साथ आपका यहाँ पे H हो सकता है अगर हम सब ट्रॉपिकल स्टेपी की बात करें, और इसके साथ आपका यहाँ पे BS के साथ एक K भी हो सकता है अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करते हैं मिड लेटीट्यूड स्टेपी की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पर BS आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे भी आपको BW देखने को नहीं मिल रहा बाकी तीन में, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो डेजर्ट क्लाइमेट में आपको यहाँ पे BW देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको थार डेजर्ट देखने को मिलती है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है BW और HW। ठीक है, अब उसको यहाँ पे और भी ज्यादा अंदर सब आपको बोल सकते हो, उसको एक तरीके से सब डिवाइड करने के लिए, फिर आगे आपको यहाँ पे HW टाइप का भी देखने को मिल रहा है, हॉट डेजर्ट। ठीक है, फिर आपको एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे BSHW। अब BSHW की जब हम बात करें, तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि स्टेपी क्लाइमेट है, क्योंकि BS आ गया उसमें। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है वो अलग चीज है, पर आपको यहाँ पे एक मेन एटलीस्ट मिल गया कि आपको यहाँ पे अगर डिवाइड करने को बोलता है, जैसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट BW दे रखा है, पर उसको और सब डिवीजन के लिए नहीं पूछा आपसे, डायरेक्ट बस BW देके आपसे पूछे कि कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कोइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर। तो BW आपका होता है यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट, BS अगर आएगा तो स्टेपी क्लाइमेट, टुंड्रा आएगा तो ET हो जाएगा, मीसोथर्मल या फिर टेम्परेट जिसको हम बोल रहे हैं, तो अगर वो आएगा तो आपको यहाँ पे C देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपके डायरेक्ट आपके NCERT जो आपका क्लास 11th की आपके NCERT है, उसमें आपका जो है आई थिंक 104 के अराउंड आपका पेज नंबर रहेगा, उसमें आपको एक टेबल दे रखा है। ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट NCERTs में अलग अलग पेज हो सकता है,
पर इसी के अराउंड आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक टेबल दे रखा है वहाँ पे कोइपन क्लासिफिकेशन का, तो वो टेबल आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देखो वापस से आपको यहाँ पे कोइपन के ऊपर ही यहाँ पे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस कैप क्लाइमेट इज और आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है आई कैप क्लाइमेट के हिसाब से, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि इन द कोइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट इज सिग्निफाइड बाय द लेटर ई एफ। अब ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना वैसे आपकी एकदम करेक्ट है, पर यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर आपको सिर्फ ई दिया जाता है कहीं पे भी, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पोलर। ठीक है, पोलर टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ई, अगर आपको सिर्फ दिया जाता है। अब उसके बाद सब डिवीजन करोगे तो फिर ई एफ मतलब हो जाता है यहाँ पे आइस कैप। ठीक है, पोलर आइस कैप। ठीक है, पोलर आइस कैप। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे याद रख लेना, ई मतलब होता है यहाँ पे पोलर और ई एफ मतलब हो जाएगा पोलर आइस कैप। ठीक है, और सब डिवीजन अगर आप करते हो, मेन आपका है पोलर जो आपका ई से रिप्रेजेंट होता है, जो आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे आपने मैप अगर देखा हो तो यहाँ पे है आपका ई, ठीक है, ऊपर वाली साइड में। तो बेसिकली आपका पीर पांजल और हिमालयंस जो आपके यहाँ पे रेंजेस है, तो वहां पे आपको ये आइस कैप आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, वही आपको यहाँ पे दे रखा है थर्ड स्टेटमेंट में, तो ये एक तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 3 तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। जब 1 3 एकदम करेक्ट है तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या बोल रहा है कि इट इज द अर्थ मोस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये तो यार एकदम करेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे जो आपके यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट्स है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एरिया है, आपका यहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, जो आपका पीर पांजल और यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस वगैरह, तो वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखोगे भी मिनिमम आपका जो टेम्परेचर जाएगा वो आपका यहाँ पे हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। कभी भी आपका यहाँ पे अगर आप एवरेज भी करोगे ना मैक्सिमम टाइम में आप अगर देखोगे तो आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, और एवरेज करके देखोगे मंथली तो आपका हमेशा 0 डिग्री से कम रहने वाला है, वहाँ पे ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना था, और ये पॉइंट हमेशा याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पे ई एफ के अकॉर्डिंग बताया। और इसको भी इजिली समझने के लिए आप यहाँ पे उस टेबल के थ्रू आप पढ़ सकते हो। क्लास 11th की एनसीईआरटी में जाओगे, यहाँ पे 100 और 104 के अराउंड आपका पेज नंबर रहेगा, वहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है कोएपन की। वहां पे जाके आपको उस पर्टिकुलर आपकी टेबल को आपको अच्छे से कर लेना है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोएपन अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां से ही जनरली पूछा जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमें मिल चुका है, यहाँ पे डी ऑप्शन 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट थी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर मिएंडर्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि इट इज अ यू शेप बेंड इन अ रिवर। अब देखो यहाँ पे जो यू शेप बेंड होता है ना वो बेसिकली आपका ऑक्सबो लेक का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग कभी भी मिएंडर के केस में हम कभी भी यू शेप करके नहीं बोलते, हम या तो बोलते हैं कि यहाँ पे वो जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हुए आ रही है। पर कभी भी आप देखोगे हम लोग कभी भी यहाँ पे मिएंडर के केस में यू शेप पैटर्न कभी भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यू शेप पैटर्न आप ज्यादातर बोलते हो यहाँ पे ऑक्सबो लेक के लिए। ठीक है, और ऑक्सबो लेक आपकी यहाँ पे जो लेक होती है वो बेसिकली आपकी मेंढर से ही बनती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई भी पैटर्न फॉलो करके आपका यहाँ पे मेंढर आता है। तो यहाँ पे जो ये यू शेप बन रहा है ना, इसको हम कभी भी यहाँ पे यू शेप बेंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, रिवर का हम इसको बोलते हैं कि आपका जो मेंढर होता है वो बेसिकली यहाँ पे जिगजैग पैटर्न के साथ आता है। यू शेप जो वर्ड है वो बेसिकली हम हमेशा यहाँ पे ऑक्सबो लेक के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट होगी यहाँ पे ये होगी गलत। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है यूपीएससी आंसर की के अकॉर्डिंग आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो, क्योंकि आपको यहाँ पे मिएंडर में भी यू शेप दिख रहा है, पर मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा है कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो कि यहाँ पे मिएंडर आपका यू शेप बैंड होता है। ठीक है, यू शेप बैंड आपका ऑक्सबो लेक होता है। ठीक है, हर जगह आप अगर पढ़ोगे आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दिखेगा आपको कि मिएंडर आपका यू शेप होता है, वहां पे भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि जिगजैग पैटर्न फॉलो करती हुई आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसलिए आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत है, पर हो सकता है यहाँ पे यूपीएससी के आंसर की में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब पहला आपका गलत हुआ तो राइट आंसर आपको सीधा सीधा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि बाकी तीन में आपको यहाँ पे ए दे रखा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड 3, और इसलिए मैंने आपसे बोला कि हो सकता है यहाँ पे यूपीएससी के आंसर की में आपको यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट मिल जाए, क्योंकि ये दो तो आपकी करेक्ट है ही। ठीक है, 2 एंड 3 तो आपकी एकदम करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड देखो आपसे क्या बोल रहा है कि एन एक्सट्रीमली टाइट मेंडर इज कॉल्ड अ गूज नेक। ठीक है, अब गूज नेक बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपके यहाँ पे आपका ये मेंडर कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, और यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे ना कुछ आपका यहाँ पे कुछ माउंटेन या कुछ था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज के लिए आप इस तरीके से समझ लो कि आपकी यहाँ पे रिवर इस तरीके से आई। ठीक है, इस इधर से आई है, और ये कंप्लीटली आप ऐसे समझ लो यहाँ पे एक सर्कल लगाते हुए फिर वो इस तरफ में चली गई।
ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे गूस शेप मिएंडर, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि गूस नेक मिएंडर आपका गूस पैटर्न या फिर गूस शेप मिएंडर, जो भी आप यहाँ पे नाम याद रख लो। तो गूस नेक पैटर्न जो आपका होता है वो बेसिकली यहाँ पे मिएंडर का इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे जो ये एक है, ये एकदम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? कि इट इज लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ और ऑक्सबो लेक आफ्टर अ फ्लड। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे जैसे बताया था कि यहाँ से कवर करते हुए यहाँ तक आ रही है, ठीक है? अब ऑक्सबो लेक कैसे बनती है कि जब आपका इरोजन हो जाता है तो वो जो आपकी लेक है वो मिएंडर से सेपरेट हो जाती है, ठीक है? तो ये आपका अगर मान लो यहाँ पे फ्लड आ जाता है तो इस तरीके से फ्लड आने से क्या होगा, यहाँ पे इरोजन होगा और ये आपकी अलग हो जाएगी। जो ये वाला जो पैटर्न बना है अब ये आपका अलग हो जाएगा और रिवर जो होगी वो डायरेक्टली उस साइड से भी फ्लो कर सकती है, ठीक है? तो जब वो डायरेक्टली अब उस साइड से फ्लो करेगी और इन दोनों के बीच में सच कोई लिंक नहीं रहेगा, तो ये आपका फिर ये ऑक्सबो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि ऑक्सबो लेक भी आपकी मिएंडर से बनती है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर तीसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि टेक्टोनिक uplift can cause a river to continue down cutting along its meander course, producing instead or एंट्रेंच्ड मिएंडर। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो आपके यहाँ पे कोई रिवर है जो माउंटेन से आती है, ठीक है? जब माउंटेन से आती है उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। आप बोलो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो यहाँ पे आप तो या तो मैक्सिमम मान सकते हो या फिर हाई मान सकते हो, ठीक है? अब जब आपकी स्पीड जब हाई होती है ना तो वो बेसिकली यहाँ पे जिस भी पाथ से वो आ रही होती है ना उसको कट करती हुई आ रही होती है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि जो भी वो पाथ फॉलो करेगी ना उसको वो डीप करती हुई आएगी। जो अब आप देखोगे जो उस पर्टिकुलर रिवर का जो पाथ होगा या फिर जहाँ पे भी वो रिवर बह रही होगी ना वो आपकी यहाँ पे गहराई वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये आपको जो दे रखा है डाउन कटिंग मतलब है कि आपको यहाँ पे गहराई देखने को मिलेगी, जहाँ पे भी वो जो भी पाथ वो फॉलो करती हुई आ रही है वो पाथ आपका यहाँ पे गहरा होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी एकदम करेक्ट है, ठीक है? टेक्टोनिक अपलिफ्ट से आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली वाली में आपका यहाँ पे एक डाउट है बस, ठीक है? कि आपका यहाँ पे यूपीएससी के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप शेप वाइज देखो तो आपको यहाँ पे ये यू शेप दिख रही है। पर आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि कहीं पे भी आपको यू शेप के लिए मिएंडर लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको हमेशा ऑक्सबो लेक लिखा हुआ मिलता है, ठीक है? मिएंडर के लिए हमेशा आपको जिगजैग पैटर्न लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत है। पर हो सकता है यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है कि आपका आंसर यहाँ पे सी या फिर डी में से ही होगा, पर बाकी तो आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है? इन दोनों में से आपका कोई एक आंसर होगा। आपके यहाँ पे यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको टर्म देखने को मिल रही है यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक तरीके से आपका यहाँ पे परसेंटेज होता है यहाँ पे मॉइस्चर का जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, एज कंपेयर टू जो आपका यहाँ पे फुल पोटेंशियल या फिर फुल कैपेसिटी का जो आप यहाँ पे रख सकते हो मॉइस्चर उसके बीच में, ठीक है? एक पर्टिकुलर आपके यहाँ पे गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है? वापस से आपको समझा दे रहा हूँ। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपका एक परसेंटेज होता है यहाँ पे मॉइस्चर का, जो आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में एज कंपेयर टू फुल कैपेसिटी, ठीक है? तो ये आपकी डायरेक्टली आपकी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फिर आपको यहाँ पे कीवर्ड और देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये आपका होता है कि एक्चुअल अमाउंट कितना यहाँ पे वाटर वेपर का प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है? वापस से सुन लो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है कि आपको ये बताता है कि कितना एक्चुअल में अमाउंट प्रेजेंट है आपका यहाँ पे वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे ना तो आपका यहाँ पे टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दोनों हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना बेसिकली यहाँ पे करेक्ट होगा। कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, वो हम करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर प्लस आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दोनों के साथ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका होता है परसेंटेज होता है मॉइस्चर का जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वही सेम चीज आपको एब्सोल्यूट में देखने को मिल रही है, पर आपको रिलेटिव में एक और चीज आगे आपको मैंने बताई थी, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर या सिर्फ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें दोनों चीज चाहिए होगी, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए होगी, मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि हम यहाँ पे वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हमें यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट जो हमें दिख रही है वो हमें चाहिए, पर हम वहाँ पे जो परसेंटेज है वो बेसिकली आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर आता है कि आपका एक्चुअल में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में एज कंपेयर टू आपका फुल कैपेसिटी कितना है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग।
तो वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपका यहाँ पे टाइप आएगा। वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में आपका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए आपका थर्ड लास्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। इसलिए हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। अराउंड आपको यहाँ पे 80 या 80-90 पेज नंबर के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये, जो आपकी ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है कि विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। मतलब बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये आपका अराउंड यहाँ पे 40 से लेके 150 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम पूछा है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरली दिख रहा है, वो है आपका यहाँ पे 150 ईयर्स। अब यहाँ पे दो चीजों में बेसिकली कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, कि आपका N2O जो आपका रहता है यहाँ पे 114 साल तक, ठीक है। बाकी तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इतना दूर तक यहाँ पे ये लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। आपका मीथेन और आपका वाटर वेपर वगैरह। पर आपका N2O और CFC में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। पर यहाँ पे क्योंकि आपको जो रेंज है यहाँ पे CFC की आपकी 40 से 150 तक रहती है, तो 150 को आप यहाँ पे मानोगे आपका यहाँ पे मैक्सिमम की यहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। कभी ना कभी आपके वो रहते हैं, हर एक नहीं रहता होगा, पर आपके यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो आप बोल रहे हो यहाँ पे CFC के आपके यहाँ पे वो रहते होंगे, ठीक है, 150 ईयर्स तक। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे CFC, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब देखो यार, ये तो डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये आपका निकालता है यहाँ पे IUCN, तो राइट आंसर अपना यहाँ पे ए ऑप्शन IUCN, ठीक है। ऐसा यहाँ पे समझाने का भी कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज सिचुएटेड। अब देखो नेशनल वाटरवे 2 आपको यहाँ पे पूछ रखा है, क्योंकि आपका यहाँ पे हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी, जो आपकी जैसे मान लो आपके यहाँ पे कोई शिप्स हो गई, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे वाटरवे के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे घुमाने के लिए फॉर टूरिस्ट वगैरह उन सब के लिए। तो इसलिए आपसे यहाँ पे नेशनल वाटरवेज के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको एक इमेज भी यहाँ पे लगा रखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 13 नेशनल वाटरवेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो अभी प्रेजेंट में ऑपरेशनल है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना, जैसे आपको दे रखा है द गंगा। अब जो गंगा वाला जो वाटरवे है, ये बेसिकली आपका नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है। फिर जो वेस्ट कोस्ट वाला जो वाटरवे है, ये है आपका यहाँ पे नेशनल वाटरवे 3। फिर ब्रह्मपुत्रा वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे नेशनल वाटरवे 2, जो बेसिकली आपको यहाँ पे पूछ रखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। और गोदावरी कृष्णा आपका आ जाएगा यहाँ पे नेशनल वाटरवे 4, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो वेस्ट कोस्ट कैनाल जो आपको दे रखा है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 3, वेस्ट कोस्ट कैनाल नेशनल वाटरवे 3। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे कृष्णा रिवर वाला, तो नेशनल वाटरवे 4, ठीक है, नेशनल वाटरवे 4। फिर आपको गंगा वाला यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, भागीरथी, वो है आपका यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया नेशनल वाटरवे 1। और फिर नेशनल वाटरवे 3 आपका एक ही बचा है, वो है आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आपको ना ये रिवर ना देके आपको प्लेसेस दे देता, तब आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होती मेरे अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे इन्होंने जो जहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे आपको कोई कैनाल में प्रेजेंट है तो वहां कैनाल दे दिया, कोई आपकी रिवर पे प्रेजेंट है तो रिवर दे दी। तो इसलिए आपका यहाँ पे थोड़ा इजी बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन दो रिवर्स है वो आपके यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा ही है। अगर हम नॉर्थ प्लेन में बात करते हैं, नॉर्दर्न में और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अगर हम नॉर्थ की तरफ में बात कर रहे हैं इंडिया के, तो आपकी सबसे ज्यादा जो मेन रिवर है वो बेसिकली आपकी यहाँ पे यही दो रिवर है। उसके बाद फिर आपकी इंडस वगैरह आ जाएगी। पर अगर आप उसके नीचे जाओगे ना, जैसे सर्दर्न पार्ट में जाओगे, तो सर्दर्न में आपको ज्यादा रिवर्स देखने को मिलेंगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। चाहे आप गोदावरी की बात करो, कृष्णा की बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिवर ले लो आप, यहाँ पे अगर आप सेंट्रल में आओगे तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स है, महानदी वगैरह हो गई, तो ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स है। पर आपको यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1 और 2 आपको पता चल रहा होगा कि आपकी जो सबसे ज्यादा फेमस रिवर्स है वहां पे आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर रिवर ना देके अगर वो प्लेसेस दे देता, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। पर यहाँ पे क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट आपको रिवर्स दे रखी थी, तो आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते थे। पर ये भी आपका एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा ईजी है। अब जिसको ये आता होगा, यहाँ पे फैक्ट पता होगा, जिसको ये चीज पता होगी, वही यहाँ पे सॉल्व कर पाएगा। वरना अगर आप तुक्का मार के आओगे, तो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गलत होने की क्वेश्चन की ज्यादा रहेगी, ठीक है, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। बाकी आपको यहाँ पे ये इमेज देखने को मिल जाएगी, जब मैं PDF शेयर करूंगा, तो वहां पे जाके आप ये सारी जरूर आप यहाँ पे जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको ना क्लास 12 की NCERT में आप सर्च करोगे, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी।
तो जो कल्चरेबल वेस्टलैंड होते हैं वो बेसिकली ऐसी लैंड्स होते हैं या फिर ऐसी ज़मीन होती है जिनको आप अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हो 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर, ठीक है? 5 साल से ज़्यादा के लिए आप जिस ज़मीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हो ना, उन वो सारी आपकी जो ज़मीनें होती हैं, वो सारी जो लैंड्स होती हैं, वो आपकी सब कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर काउंट होती है। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका क्लास 12 में प्रेजेंट है ये डेफिनेशन, ठीक है? तो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गेटवे सिटी इज और आर करेक्ट। अब देखो जो गेटवे सिटी होते हैं वो बेसिकली आपकी ऐसी सिटी होती है जो दो कंट्रीज को या फिर दो डिफरेंट रीजन्स को आप यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे सिंपल टर्म्स पे कि दो डिफरेंट कंट्रीज या फिर दो डिफरेंट आपके रीजन्स को यहाँ पे जोड़ती है, लिंक करती है। उस पर्टिकुलर सिटी को हम यहाँ पे बोलते हैं गेटवे सिटी, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ो, स्टेटमेंट जो दे रखी है कि स्टेट सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक्स इट अ लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर और बिटवीन वन रीजन एंड अदर। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपकी जो गेटवे सिटी होती है वो ऐसी सिटी होती है जो दो कंट्रीज को आपस में लिंक करती है, जोड़ती है, या फिर दो डिफरेंट रीजन्स को यहाँ पे आपस में जोड़ती है, ठीक है? और जैसा आपको यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि अगर कभी भी यूरोपियंस जो थे, अगर उनको इंडिया से कुछ सामान लेना पड़ता था, ठीक है? तो हमेशा वो आपका मिडल ईस्ट के थ्रू जाता था, जो आपका बेसिकली कंट्रोल करते थे अरब्स। तो इसलिए उन्होंने बेसिकली यहाँ पे सी रूट को ढूंढा, है ना? अब जब सी रूट को भी उन्होंने ढूंढा तो वो सी रूट के थ्रू भी वो पोर्ट सिटी में आएंगे पहले। अगर इंडिया को बाकी नेशन से या दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आपको मतलब बाकी जो कंट्रीज है कंप्लीट आपका जो वर्ल्ड है इंडिया को अगर एक तरफ रखे और बाकी जो आपका वर्ल्ड है, तो अगर आपको वर्ल्ड को इंडिया से कनेक्ट करना है और अगर आप बाय लैंड नहीं आ रहे हो तो बाय पोर्ट आप कनेक्ट करोगे, है ना? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। आपके यहाँ पे हिस्ट्री के एग्जाम्पल से आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो वही आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर आप पढ़ो स्टेटमेंट कि अ गेटवे सिटी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अ लार्ज एरिया बिकॉज इट्स कमांड द एंट्री एंड एग्जिट राइट एंड पावर्स फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री और आपका यहाँ पे और रीजन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे यूरोपियंस को इंडिया से कुछ भी खरीदना होता था तो उनको अरब के या फिर आप बोलो मिडल ईस्ट के थ्रू यहाँ पे आना पड़ता था या सामान लेके जाना पड़ता था, जिसकी वजह से अर्निंग जो है वो अरब की ज्यादा होती थी क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था, है ना? तो वही सेम चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे कमांड जो है वो उस रीजन की ज्यादा रहेगी क्योंकि वो लिंक कर रहा है एक रीजन को दूसरे रीजन में। जैसे हिस्ट्री में आपका मिडल ईस्ट, इंडिया और आपके यहाँ पे जो यूरोपियन है, ठीक है? यूरोपियन यूनियन अभी तो आपका हो गया, पर वरना यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको यहाँ पे लिंक कर रहा है, ठीक है? तो आपको आई होप कि ये चीज समझ में आ गई हो। अब थर्ड ऑप्शन देखो, आपको यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखो आपसे क्या बोल रहा है कि मोस्ट गेटवे सिटीज आर पोर्ट्स many of which were formerly administrative centers for a colonial government। अब यहाँ पे यही मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे उनको उस रूट के थ्रू नहीं आना है तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने सी रूट को ढूंढा। अब सी रूट को भी अगर उन्होंने ढूंढा और इंडिया को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है, बाय सी रूट करना है, तो अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा पोर्ट। तो पोर्ट जो रहेगा वो आपका एक सिटी की तरह काम करेगा, पोर्ट सिटी रहेगी। जैसे पहले आपके टाइम पे लोथल हुआ करती थी, है ना? आपने यहाँ पे आईवीसी वगैरह में पढ़ा भी होगा। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे हमारे पास तो बहुत सारे मेजर पोर्ट्स भी अभी हम हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो वो सब भी एक तरीके से आपकी यहाँ पे आपकी एक तरीके से गेटवे सिटीज हैं, ठीक है? क्योंकि वो बाकी दुनिया से इंडिया को जोड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना है। तो तीसरा पॉइंट भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट हिस्ट्री वाले एग्जाम्पल से, जो पहले ऑब्वियस सी बात है जो हो रखा है, उससे आपको इजिली समझ में आ गए हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। तो हमने ना इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ये जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि आप अगर एंड मोमेंट पे वीडियोस नहीं देखना चाह रहे हो तो पीडीएफ के थ्रू आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? एंड साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।